आपको बताएं कि कराची में गर्मी का एक और स्पेल आज से शुरू हो गया है। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना था कि आइंदा 3 रोज में भी नई लहर के दौरान पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। 2 अप्रैल से मौसम में बेहतरी का इम्कान है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गर्मी का एक और स्पेल जो है ये आज से शुरू है। इसको हम मिनी हीट वेव या शॉर्ट हीट वेव कह सकते हैं, लेकिन इसमें 3 दिन का ही है ये दौरान है इसका। आज कल और परसों यानी 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इसमें दोबारा टेम्परेचर 39, 40 या हो सकता है 41, 40 के क्रॉस करके 41 तक चला जाए 2 दिनों में, खासकर आज और कल। सी ब्रीज कम से कम दिन के इन तीनों दिनों के पहले हाफ में कट ऑफ रहेगी और उसके रिजल्ट में शुमार मगरिब से हवा का रुख रहेगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो इन 3 दिनों में टेम्परेचर भी 39, 40 या किसी दिन हो सकता है 41 तक चला जाए, इस तरह का ट्रेंड रहेगा। और 2 अप्रैल से फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। 2 अप्रैल को 35-36 की रेंज में रहना चाहिए और फिर आगे 8 या 9 अप्रैल तक 34-35 इस रेंज में रहेगा। तो इसका मतलब रमज़ान का पहला हफ्ता जो होगा वो इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन 8 और 9 अप्रैल उसमें बतदरीज इजाफा होगा, यानी 37-38 की रेंज में फिर जा। MQM राब्ता कमेटी ने भी अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत की तौसीक कर दी है। MQM 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बहुत जनाब आपका। MQM राब्ता कमेटी ने अपनी रिवायत के मुताबिक रात गए होने वाले मुतदा अपोजिशन के साथ मुआहदे की तौसीक कर दी है। MQM राब्ता कमेटी का एक ऑनलाइन इजलास आज दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इस्लामाबाद और कराची में बैक वक्त शुरू हुआ। इस्लामाबाद से खालिद मकबूल सिद्दीकी और दूसरे लोग स्काइप के जरिए ऑनलाइन थे, जबकि कराची में यहाँ पर नसरीन जलील, मोहम्मद हुसैन और दीगर रहनुमा जो यहाँ मौजूद थे। मुआहदे को शिकवार पढ़ के बताया गया और उसके बाद राब्ता कमेटी पाकिस्तान ने बगैर तौर पर इस मुआहदे की तौसीक कर दी है। अब से कुछ देर कबल नसरीन जलील जो कि साबिक नायब नाज़िमा कराची भी हैं और डिप्टी कन्वीनर MQM राब्ता कमेटी की, उन्होंने बगैर तौर पर आकर इस बात का ऐलान किया कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने इस मुआहदे की तौसीक कर दी और बाकायदा इस्लामाबाद में मुतदा अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया जाएगा। इससे पहले MQM के 2 वफाकी वज़रा जिनमें फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। फ़ारूक नसीम का इस्तीफा इंग्लिश में, जबकि अमीनुल हक का इस्तीफा उर्दू में तहरीर है। अमीनुल हक के इस्तीफे के आखिर में एक बहुत शानदार वर्ड जिसमें लिखा हुआ है कि आपका मुखलिस अमीनुल हक तहरीर है। ये वो इस बात की तस्दीक करता है कि MQM पाकिस्तान ने अब वफाकी काबीना को भी छोड़ दिया है और अब से कुछ देर बाद बकाया तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करेंगे। यहाँ मौजूद MQM के जो राब्ता कमेटी के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि रात गई ये फैसला कर लिया गया था कि सुबह उठकर अब मुतदा अपोजिशन के साथ बकाया तौर पर मुआहदे की तौसीक की जाएगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। तो आज बिल्कुल उसी तरह चीज़ें हो रही हैं कि जिस तरह बताई गई। अच्छा इक़्तिदार, ये बताइएगा अपोजिशन और MQM के दरमियान जब मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे थे उस वक्त कौन कौन मौजूद था साथ? देखिए, रात गए पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है ये सारा मुआहदा जो है वो हतमी शक्ल पहुंचा है। एक मौके पर जब बताया जाता है कि MQM पाकिस्तान ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो मुत्तहदा अपोजिशन के तमाम ही जयद रहनुमा, जिनमें खुद मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, अख्तर महंगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद पार्लियामेंट लॉजिस पहुँचे थे और इस सारे मुआहदे को तहरीर करने में, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि मुआहदा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, जावेद हनीफ और दीगर ने मिलकर तहरीर किया है, वो बताया गया, उस पर दस्तखत किए गए। तकरीबन 27 नुकाती मुआहदे के नुकात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सिंध में जो बल्दियाती कानून है उसमें तरमीम के हवाले से बात की गई है। कराची और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो डोमिसाइल के हवाले से मसाइल थे उन पर बातचीत गई है। पुलिस में होने वाले तकरीरी तबादलों से मुतालिक चीज़ों को सामने लाया गया है और जो ज़रूरी कानून साजी करनी है, डीलिमिटेशन के हवाले से जो हल्का बंदियाँ करनी है, उस हवाले से जो सेंसिस के मसाइल उन पर बातचीत की गई है। और MQM पाकिस्तान ने न सिर्फ मुतहदा अपोजिशन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया, बल्कि वफाक मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का फरीक बनाया कि वो वफाक के हैसियत से उनकी जो है वो मदद करेगी मुख्तलिफ मामलात में, जिनमें ख़ास तौर पर उनके लापता कारकुनान का मसला है, उसमें MQM के मौक़िफ़ की हिमायत की जाएगी। तो एक तहरीरी मुआहदा जो है वो बनाया गया है, जिसका ऐलान आज शाम को 4 बजे मुतहदा अपोजिशन के रहनुमा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में कर रहे हैं। जी अच्छा इक़्तिदार, ये बताइएगा MQM की हुकूमत से अलहदगी से अब कराची की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ेगा?
دیکھیں کراچی کی سیاست میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم جس مینڈیٹ کی چوری ہونے کی بات کرتی تھی، جس مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ ڈالنے کی بات کرتی تو زیادہ تر حلقوں میں جو ان کا مقابلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز یا ایم پی ایس کے ساتھ ہی تھا۔ جس طرح یہ اتحاد چلا ہے پچھلے 3.5 سال میں، اس میں بارہا یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پی ٹی آئی سندھ ہے یا پی ٹی آئی کراچی ہے وہ ہر موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کی حریف بن کر سامنے آئی، یہاں تک کہ کچھ ایسی سیٹیں تھیں، اگر ہم لانڈی کے بائی الیکشن کی بات کریں تو وہ ایم کیو ایم کی بالکل پکی سیٹ تھی، ایم کیو ایم کے جو رہنما کے استعفے سے خالی ہوئی تھی اس پر بھی پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار کھڑا کرا۔ وزیر اعظم پاکستان کے استعفے سے جو سیٹ خالی ہوئی تھی یہاں پر حلقہ این اے 243 میں عالمگیر خان کے مقابلے میں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا۔ جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے یہ نام نہاد اتحادی آپس میں ہی ایک دوسرے کے مخالف نظر آئے۔ خود این اے 249 میں جو بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن تھا اس کے اندر بھی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ الگ الگ طور پر ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے، مختلف جگہوں پر کبھی بھی یہ اتحاد جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آیا تھا۔ خود سندھ اسمبلی کے اندر جس بلدیاتی قانون کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اعتراض کرتی تھی یا جن چیزوں پر سینسس کے حوالے سے وہ بات چیت کرنا چاہتی تھی، ایم کیو ایم کے وہی نکات اعتراض والے ہوتے تھے۔ تو یہ غیر فطری سا اتحاد تھا کہ جس کے اندر بار بار ایم کیو ایم کو نہ صرف پی ٹی آئی سے مسائل ہوتے تھے بلکہ دوسرے جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آتے تھے، تو بہت ان کے لیے یہ بہتر تھا ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے، جہاں کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ اور سکر میں ان کے مسائل ہوتے ہیں، بار بار اسے کبھی سی ایم ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرنا پڑتا ہے، کبھی اسمبلی میں اپنی آواز اٹھانی پڑتی ہے، کبھی بلدیاتی حقوق کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس کے تمام معاملات جو ہیں ان کا ڈائریکٹ اور براہ راست تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کے مقامی رہنما ہیں جنہوں نے نسرین جلیل سے سوال کیا کہ بار بار ایم کیو ایم دھوکہ کھانے کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ہی کیوں جاتی ہے، تو جواب ملا کہ جنگ بھی جب ہوتی ہے تو جنگ میں بھی لوگ بالآخر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے بات کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو ایم کیو ایم کے وفاق سے مطالبات ہیں، یعنی کہ ان کے آفس کھولے جائیں، ان کے لاپتہ کارکنان کے بارے میں بات کی جائے، ان پر جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے، وہ وفاق نے حل کرنے ہیں، لیکن ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جب مرکز میں مسلم لیگ نون کی قیادت آئے گی تو اس کا وہی موقف ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کا موقف ہے۔ ایم کیو ایم کے اب رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس 22 روزہ بات چیت کے دوران صرف ایک بار وزیر اعظم پاکستان بہادر آباد مرکز آئے 3.5 سال میں، لیکن یہاں پر بھی وہ کھل کے بات چیت کر کے نہیں گئے۔ جو بھی وزراء مشیران بھیجے جاتے تھے وہ مطالبات سننے کے بعد ان کی منظوری کی بات کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ جو بات کرتی تھی، دو ٹوک بات کرتی تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے آنے جانے کے یہاں سے فوراً بعد خالد مقبول صدیقی کو فون بھی کیا تھا، انہیں کہا تھا کہ ڈائریکٹ ان سے رابطے میں رہا کریں۔ کل ہی بلال بھٹو زرداری نے جب اسلم متانی کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے تقریباً سارے ہی نکات مان لیے گئے، ایم کیو ایم کو جس گارنٹر کی تلاش تھی کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، کوئی ان کی بات سنے، تو تمام متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے نہ صرف ان کی گارنٹی دی، دستخط کیے، بلکہ بار بار ایم کیو ایم کو یہ بتایا کہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ آتی ہے تو اسے فائدہ ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی اکثریت نے بھی یہی فیصلہ کرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے میں ہی انہیں کراچی، حیدرآباد، سکر اور نواب شاہ میں جو ہے وہ اپنے مفادات، اپنے مسائل، اپنے کارکنوں کو جو اعتراضات ہیں وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 3.5 سال میں کبھی 1100 ارب کا پیکیج دیا، کبھی 230 ارب کا پیکیج دیا، کبھی وسیم اختر کے حلقوں کی بات کی گئی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب تحریک انصاف کے حلقے اس بات کا الزام لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ 3.5 سال میں ایم کیو ایم کے جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹر ہیں، انہیں تقریباً 7 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم اس بات سے انکاری ہے، وہ کہتی ہے اسے کسی بھی قسم کا فنڈ نہیں دیا گیا، جو منصوبے بھی دیے گئے اس کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اور لوگوں نے روڑے ضرور اٹکائے، لیکن اب جس سی ایم ہاؤس کے باہر جا کر ایم کیو ایم کو مار پڑنے کی شکایت تھی، جس پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے اسے اپنے مختلف مسائل رکھنے میں پریشانی ہوتی تھی، اتحادی بننے کے بعد اسے یقیناً ان تمام چیزوں کے اندر بات کرنے میں آسانی ہوگی، اور جو آسانی ہو گئی، آسان ہو گیا سب کچھ۔ بہت شکریہ اقتدار انور، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ متحدہ اپوزیشن سے معاملات طے ہونے کے بعد ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے دونوں وفاقی وزراء نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے سید امین الحق وزیر آئی ٹی اور فروغ نسیم کے پاس قانون کا قلمدان تھا، دونوں وفاقی وزراء نے استعفیٰ جمع کروا دیا۔ امین الحق کے مطابق
MQM ने मुतहदा अपोजिशन के साथ देने का फैसला किया। अब वजीर रहने का जवाज बाकी नहीं रहता, इस्तीफे वज़ीर आज़म के पास भिजवाए हैं और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी फिक्स किया है। और MQM रहनुमा अब्दुल कादिर खानजादा कहते हैं कि इस्तीफे देने का फैसला रात को ही हो गया था। MQM अपोजिशन मुआहदे पर PSP का रद्द अमल भी आ गया है। पाक सरजमीन पार्टी के नायब चेयरमैन अरशद वोहरा कहते हैं 22 साल में क्या कर लिया जो अब होगा, माजी में धोखा मिला, मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। 14 साल MQM का गवर्नर रहा, अब गवर्नर क्या कर लेगा। MQM गवर्नर ने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, वजारतों के बंटवारे हो रहे हैं। आपस में मुआहदे की बजाय अवाम से मुआहदे करे। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुआहदे पर पीपल्स पार्टी ने अमल नहीं किया। तरीके से लोगों की बातें मानी जा रही हैं, बंटवारे हो रहे हैं, किसी को मिनिस्ट्रियां, किसी को गवर्नरशिप, ये तमाम चीजें। अगर इसके बजाय कोई जमात ये डिमांड रखती कि आओ सब मिलकर हम ये फैसला करते हैं कि आर्टिकल 140A को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी क्लेरिफिकेशन दी है, उसको हम आइन में तरमीम करते हैं, आइनी तरमीम लेकर आते हैं, आइन में उसको डिफाइन करते हैं, तो शायद हमें ये पता चलता है कि ये तमाम जमातें कौम के साथ, अवाम के साथ सिंसियर हैं। लेकिन उसके बजाय आपके सामने है कि किसी को गवर्नरशिप चाहिए, किसी को सेनेटरशिप चाहिए, मिनिस्ट्रियां चाहिए, और यही बंटवारा हो रहा है। अवाम के साथ कोई सिंसियर नहीं है। MQM राब्ता कमेटी इजलास से कबल बहादुराबाद मरकज में आमद पर नसरीन जलील की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। नसरीन जलील ने कहा कि जंगें होती हैं फिर भी लोग बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सुना कि नफीस लोग साथ छोड़ रहे हैं वजीर आजम का, शायद अभी रिजाइन कर रहे हैं ना अमीनुल्लाह भाई। इस्तीफे तो भिजवा दिए मैडम। आजा बाजी आजा। बस तो पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी आप लोगों का तजुर्बा कोई अच्छा नहीं था मैडम। अच्छा, तो ये जंगे अजीम वगैरह होती है और फिर लोग बैठ जाते हैं मेज़ पे और कोशिश करते हैं कि बेहतरी आए चीज़ों में, तो कुछ तो आप हौसला दें कि शायद बेहतरी आए, आपके शहर में आए, आपके सूबे में आए। पहले आप ऐसा समझती हैं? महंगाई और गैस की कीमतों पे रिजाइन नहीं किया आप लोगों ने, वजारतें मिल रही है, गवर्नरशिप मिल रही है, उस पर रिजाइन नहीं। वजारतें और गवर्नर यही फैसला हुआ है। कैसे, किस चीज पे रिजाइन दिया? शाम तक हो जाएगा, 4 बजे आपको पता चलेगा। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया, पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा, शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। रबिया, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि सूरज आग बरसा रहा है कराची में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कराची में शदीद गर्मी का सामना है, इस वक्त गर्म और खुश्क हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि तकरीबन जो अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है वो 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड है। मार्च में इतनी गर्मी जो है वो अब से 12 साल कबल इतनी गर्मी पड़ी थी और अब 12 साल बाद जो है वो आज रिकॉर्ड टूटने का भी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत तकरीबन 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है और ये सिलसिला जो है वो आज ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आइंदा आने वाले 2 रोज़ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कल और परसों भी कराची वालों को दिन के औकात में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। शाम के आगाज़ तक जो है वो इसी तरीके से गर्म और खुश्क हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता रात में शहर में समंदरी हवाओं का आगाज़ होने का इम्कान है, जिसके बाद मौसम जो है वो बेहतर हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि साथ साथ ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है बल्कि आलूदगी में भी शहर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। शहर में आलूदगी की शरह जो है वो 175 पार्टिकुलेट मीटर से तजावुज़ कर चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ तक शहर में समंदरी हवाएं दिन के औकात में मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, जिसके बाद बाइस ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफे बल्कि जो आलूदगी की शरह है। शुक्रिया रबिया खान हमें अपडेट करने के लिए।